हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केवीए जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं लूसेंट के 50 जीके क्वेश्चन। साथियों, सामान्य ज्ञान का यहाँ पर 50 प्रश्नों का आप एक ऐसा मॉक टेस्ट देखोगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से यानी कि सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक से साथियों प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस पेपर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट और बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। अगर 20 से 22 का स्कोर आपका आता है साथियों तो बहुत ही शानदार बात है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी आपको ध्यान रखना है। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये साथियों परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा या पीएच मीटर के द्वारा। तो अगर ये परीक्षा में साथियों आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, पीएच मीटर आपका उत्तर हो जाना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों से साथियों यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद है सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो फटाफट तरीके से आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और बता दीजिए तीसरे नंबर का आपका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप अगर स्टूडेंट है और बिल्कुल आप अभी वर्तमान समय में आप एक स्टूडेंट है तो 2 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वो 2 दिन कौन से, एक तो आपका परीक्षा वाला दिन और एक परीक्षा के परिणाम वाला दिन। ये 2 दिन साथियों आपके जीवन के बहुत ही खास दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा वाला दिन ये देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, यानी कि आप अपनी मेहनत दिखाओगे परीक्षा वाले दिन, और परीक्षा के परिणाम वाले दिन आपकी मेहनत का आपको फल दिखेगा। यानी कि आप ये देखोगे कि जितनी आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आपका जो फल आपको मिला है, यानी कि फल के रूप में जो आपको सिलेक्शन मिला है या नहीं मिला है। तो साथियों इन 2 दिनों को अच्छा करने के लिए आप अभी जी तोड़ मेहनत अगर करेंगे तो आपका साथियों आने वाले ये 2 दिन है ये बहुत ही शानदार तरीके से बीतेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे और क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे और बहुत ही जल्द आप लोग अपना एक सिलेक्शन ले लेंगे। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए मधुमक्खियों प्रयोग में लाई जाती है। तो रेशम कीट पालन में, मधुमक्खी पालन में, या उद्यान कृषि में, या मछली के उत्पादन में, बताइए। तो बहुत ही आसान सा साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खियां प्रयोग में लाई जाती है। रेशम कीट पालन में तो बिल्कुल नहीं, मधुमक्खी पालन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर जिनका भी यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो न्यूजीलैंड के निवासी हैं साथियों, इनको किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जा रहा है। इनको सैम्स कहा जाता है, कीवीज कहा जाता है, अरबी कहा जाता है, या पूर्वदेशी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाएगा, कीवीज कहा जाएगा, या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विषम इसमें आपको बताना, यानी कि सबसे अलग इसमें से आपको बताना है। तो जब हम बात करते हैं एग्जिम बैंक की तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्यातकों और आयातकों की सहायता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदी में। ठीक है, चलिए, वित्तीय सहायता, यहाँ पर वित्तीय लिखना भूल गया भैया। तो निर्यातकों और आयातकों वित्तीय, यानी कि निर्यातकों और आयातकों का वित्तीय सहायता, ये एग्जिम बैंक इसको कहा जाता है। आईडीबीआई की जब हम बात करते हैं साथियों तो बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता ये इसको कह सकते हैं। सिडबी की जब हम बात करते हैं तो लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन एफसीआई की जब हम बात करते हैं तो इसको भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है। यानी कि अगर आप बात करें इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो एफ से हो जाएगी फूड, सी से हो जाएगी कॉर्पोरेशन, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि कानून या सचिव, विधि सचिव, संघीय विधि मंत्री, या भारत के न्यायवादी, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी जो होते हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका एक निलंबन है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी से मर जाएंगे। देखिए, जब पादप नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी साथियों तो कौन मर जाएंगे, सभी पशु मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की एक सहायक जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो आपसे पूछा जा रहा है। हुंजा नदी, सतलज नदी,
व्यास नदी या रावी नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है। तो जो संसदीय सरकार है इसका एक अनिवार्य घटक साथियों कौन सा है। तो अनिवार्य घटक की बात करें राजनीतिक दल तो होते ही हैं साथियों, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी ये किन राज्यों से होकर बहती है। तो साथियों वो कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जिनसे होकर चंबल नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर चंबल नदी बहती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी। यानी कि जब 2011 की हम बात करते हैं, 2011 की जनगणना की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, कहीं पर भी 1000 पुरुष हैं, तो स्त्रियां कितनी होगी, स्त्रियां कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और साथियों कई बार ये परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 940 ऑप्शन के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन के प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना आज, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन जिस किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर अभी हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम्स को आप लोग उठाकर देख लो, उसमें आप वो क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो 90% चांसेस ये होगा कि वो क्वेश्चन पहले किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आसान सी बात है साथियों, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो क्या होगा, तो साथियों 90% क्वेश्चन भी आप लोग सामान्य ज्ञान के सेक्शन में हल कर सकते हो, बिल्कुल साथियों गारंटी के साथ। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि 1608 की अगर बात करते हैं एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दूत कौन था। विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड्स, सर थॉमस लो या एडवर्ड टेरी। यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो 1608 ईस्वी में जो जहांगीर से मिलने के लिए आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दूत, इसका नाम था विलियम हॉकिंस। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है इस किसके यौगिक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पे अगर बात करते हैं साथियों तो किसके यौगिक हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद है उनका निर्णय साथियों कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निबंध वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। रडार कहा जाता है या सोनार कहा जाता है, क्वासर या स्पंदक कहा जाता है। तो राइट आंसर की जब हम बात करते हैं साथियों तो सोनार, जिनका भी आंसर यहाँ पर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो निबंध वस्तुएं हैं उनके पता लगाने के लिए साथियों सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। तो पालीताना मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है, तो भावनगर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में साथियों जो पृथक राज्य आंदोलन है ये किसकी वजह से है, तो बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्रयोग और अप्रयोग का कानून या प्रयोग और अप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हुंगो डी व्रीज के द्वारा या लेडरबर्ग के द्वारा, लैमार्क के द्वारा या डार्विन के द्वारा। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे साथियों, लैमार्क का नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लामार्क लिखा हुआ है तो लामार्क आ जाए या लैमार्क आ जाए। तो प्रयोग और अप्रयोग का कानून की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जिनका भी आंसर यहाँ पर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, बताइए। चलिए तो कौन सा इसमें से साथियों एक ऐसा उपन्यास है जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, रंगभूमि या आपका पदराग या परीक्षा गुरु या आनंद मठ। तो अगर बात करें आनंद मठ की तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिनका भी उत्तर है
तो बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है, कालीबंगन है, रोपर है या मोहनजोदड़ो है? बताइए क्या होगा साथियों। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर लोथल के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो है वो लोथल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा पौधा इसमें से कौन सा है? तो सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टिस का, या आपका टेरोकार्पस का, पॉलीएल्थिया का या टेक्टोना का? तो यूकेलिप्टिस आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि सबसे पौधा लंबा कौन सा है? यूकेलिप्टिस का है। परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक विश्व धरोहरों के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ है? बताइए जैसलमेर का किला या आमेर का किला, आगरा का किला या लाल किला? यहाँ पर अगर बात करते हैं जैसलमेर के किले की तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? बताइए साथियों, क्लोरोफिल की बात करें तो कोबाल्ट, जस्ता, लोहा या मैग्नीशियम? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल में अगर बात करें क्या पाया जाता है बताने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर की साथियों बात करें तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाई जाती है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, मेथेन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा जो है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, यानी कि 28 नंबर का क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? बताने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है साथियों मांग का नियम। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो जीएनपी की गणना की विधि इनमें से कौन कौन सी है? अतिरिक्त मूल्य उपागम है, आय उपागम है और व्यय उपागम है, लेकिन बचत उपागम नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बह ऋण के रूप में जाना जाता है, बह ऋण के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाता है या क्या होता है? सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि, या सरकार द्वारा विदेशी सरकारों को उधार दी गई राशि, या देशवासियों द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि, या देशवासियों द्वारा विदेशी सरकारों को उधार दी गई राशि? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है ये क्या कहलाता है? तो ये क्या होता है साथियों? तो सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। उसके बाद देखिए किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? बताइए। यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है किसी झील की तली में साथियों अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? मध्यस्तर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कुनैन की जब हम बात करते हैं तो कुनैन निम्न में से किससे निकाली जाती है? बताइए कुनैन कहाँ से निकाली जाती है? आप सभी को कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और कई बार आंसर आपको बता चुका हूँ। चलिए तो अगर आपका आंसर यहाँ पर सिनकोना के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कुनैन जो है साथियों सिनकोना से निकाली जाती है। उसके बाद देखिए किस विटामिन की कमी होने पर, कौन से विटामिन की कमी होने पर प्राणी यानी कि प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? बताइए विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन सी? चलिए तो विटामिन B12 की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर इसकी कमी हो जाती है साथियों तो कौन सा रोग हो जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। कुपोत की बात करें तो कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो कुपोत दुग्ध साथियों मुख्य रूप से अगर बात करें तो कबूतर उत्पन्न करता है, तो पक्षी इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? अंडाशय में, पीयूष में, स्तन ग्रंथि में या आपका प्लेसेंटा में? तो कहाँ पर होता है साथियों? पीयूष ग्रंथि में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बताने की कोशिश कीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है वो जीव कौन सा साथियों? शैवाल है, फंजाई है, बैक्टीरिया है या लाइकन है? तो कौन सा है साथियों? लाइकन है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और आपको ये प्रश्न और उसका उत्तर हमेशा याद रखना है, यानी कि जरूर याद रखना है। कब तक? जब तक परीक्षा आपकी नहीं हो जाती है, परीक्षा को आप लोग फतेह नहीं कर पाते। चलिए ये एक क्वेश्चन क्या साथियों सभी क्वेश्चन आप लोग जब तक अपने माइंड में स्टोर रखेंगे जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, ठीक है ना। चलिए तो 38वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दा है, फेफड़े है, हृदय है या यकृत है? अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बात करें मानव शरीर का वो कौन सा अंग है तो वो अंग है साथियों गुर्दे। तो गुर्दे एक ऐसा अंग है उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग है मानव शरीर का भाग?
तो गुर्दे जो है साथियों जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? फंजाई कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं, शैवाल कहते हैं या लाइकन कहते हैं? तो साथियों क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? सूरत में, अहमदाबाद में या मसूलीपट्टनम में या पुलिकट में? बताइए। चलिए, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो मसूलीपट्टनम आपको ध्यान रखना है। मसूलीपट्टनम आपको ध्यान रखना है कि भारत में डच का सबसे पहले प्रारंभिक उपनिवेश जो था वो मसूलीपट्टनम में था। उसके बाद देखिए किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा क्या भाई बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? तो कौन सी होती है साथियों? लोगो होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बताने की कोशिश करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, नोटबुक कंप्यूटर या पीडीए? चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? नोटबुक कंप्यूटर साथियों, जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कोडांटा, अगर बात करें कोडांता तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? बताइए। चलिए, तो मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक या आपके कोडांतरण से मशीन तक? तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? कोडांतरण से मशीन तक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा साथियों किस प्रकार की शर्करा है? आपको ध्यान रखना है, गैलेक्टोज प्रकार की शर्करा है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो मिश्र धातु साथियों कौन सी है? बताइए। तो वो मिश्र धातु कौन सी है? नाइक्रोम वो मिश्र धातु है, आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? भाग 4 में, भाग 1 में, प्रस्तावना में या भाग 3 में? तो यहाँ पर आपको साथियों क्या ध्यान रखना है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, भारतीय संविधान की। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर है भाई साहब ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 37? यहाँ पर अगर बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो साथियों अनुच्छेद 40 के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 40 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 2 अंतिम प्रश्न साथियों। चलिए, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? कोई भी सेशन में कर सकता है, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है, किसी भी उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो अगर बात करें भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो उसमें भारत का न्यायवादी सुनवाई कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तंजावुर में, मदुरई में, उरैयूर में या आपका कावेरी पट्टिनम में? तो कहाँ पर थी आप लोग ध्यान रखेंगे? उरैयूर में, और उरैयूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके एक बार शेयर अवश्य करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में।